चलिए, मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि आप मुझे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो मेरा नाम पुलकित जैन है और इस वर्ष की यूपीएससी परीक्षा में मुझे रैंक 242 242 हासिल हुई है। मैं भोपाल का रहने वाला हूँ और ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। इसके साथ-साथ ये मेरा 3rd मेंस था और 2nd इंटरव्यू भी था और एंथ्रोपोलॉजी मेरा ऑप्शनल है इस एग्ज़ाम में और मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की है, एक्सीलेंस कॉलेज भोपाल से। मैंने इग्नू में मास्टर्स इन एंथ्रोपोलॉजी कोर्स भी अप्लाई किया था, पर वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सो मैं अगर ब्रीफ में अपनी जर्नी के बारे में बताऊँ, तो मैंने कॉलेज के बाद 3rd ईयर में प्रिपरेशन चालू की थी और उसके बाद 2022 में अपना पहला अटेम्प्ट दिया था। मैंने एक कोचिंग भी की थी, क्योंकि मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो एक बेस बनाने के लिए मैंने एक फाउंडेशनल कोचिंग की थी। इसके साथ-साथ मेरा पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, बट उस टाइम पे मेरी मेंस की तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी और मेरा मेंस रुक गया था। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैंने सीसेट पे इतनी मेहनत नहीं की थी, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सीसेट ही रुक गया था। बट इससे मुझे टाइम मिला प्रिपरेशन करने का और मैंने अपना मेंस बेटर कर लिया। तो अगला अटेम्प्ट जो कि 2024 में था, उसमें मेरा प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही क्लियर हो गया था और उस अटेम्प्ट में बट किन्हीं कारणवश मेरा इंटरव्यू 3 नंबर से रुक गया था। फिर 2025 में यह मेरा फाइनल अटेम्प्ट था और इसमें तीनों स्टेजेस ऑफ द एग्ज़ाम क्लियर हो गए विद अ गुड रैंक ऑफ 242। तो थोड़ा लंबा सफ़र रहा है, टाइम लग गया, बट सीखते-सीखते ये काफ़ी आनंदमय सफ़र था। इस एग्ज़ाम में मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है और मैं अपनी ऑप्शनल स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करूँगा। सो ये तो एक ब्रीफ में मेरा सफ़र था। बाकी इस सफ़र में मैंने बहुत लेट यूपीएससी के बारे में सोचा और मैंने कम से कम 2 या 3 बार अपनी स्ट्रीम चेंज की। जैसे मैंने 11th-12th में पीसीबी लिया था बायो और मैंने नीट की तैयारी की और मुझे वहाँ पे डेंटल मिल रहा था। बट मैंने डेंटल ना चुना और मैंने बायोटेक्नोलॉजी ले लिया था। तो मैंने वहाँ पे डेंटल साइंस ना लेके बायोटेक्नोलॉजी ले लिया था भोपाल से ही। फिर एक्सीलेंस कॉलेज में मुझे गोल्ड मेडलिस्ट भी मिला। मैं मेरे कॉलेज में फर्स्ट आया था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में। बट मैंने वो स्ट्रीम भी छोड़ दी। फिर मैंने ह्यूमैनिटीज़ लिया और इसमें मुझे 3 अटेम्प्ट लग गए। बट फिर भी मैंने ह्यूमैनिटीज़ का साथ नहीं छोड़ा और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो इस छोटी-सी जर्नी से हमें 3-4 प्रेरणाएँ मिलती हैं। पहली तो यही है कि आपको खुद पे भरोसा रखना है और खुद के डिसीज़न्स खुद लेना है। जैसे मेरा फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है इस जर्नी में, तो उन्होंने कभी भी अपने डिसीज़न्स मुझ पे इम्पोज़ नहीं किए। 12th में बायो लेने का डिसीज़न हो या कॉलेज में बायोटेक्नोलॉजी लेने का या कॉलेज के बाद यूपीएससी करने का, यह डिसीज़न हमेशा मेरा रहा है, पर मैंने इसके लिए काफ़ी लोगों को कंसल्ट किया है। तो आप खुद डिसीज़न बनाएँगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद आपको असफलता से नहीं डरना है, आपको निरंतर प्रयास करते रहने हैं। जैसे लास्ट अटेम्प्ट में भी जब मेरा इंटरव्यू रुका था, तो थोड़ा डिमोटिवेटिंग तो था, बुरा भी लगा था। बट जैसे ही मार्कशीट आई तो मैंने देखा कि बहुत ईज़ी है अब यहाँ से आगे बढ़ना। तो मैंने उन्हीं एरियाज़ पे वर्क किया जिन पे करना था और बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं एग्ज़ाम के अगले स्टेज में पहुँच गया। और तीसरा ये है कि हमें कभी मेहनत से नहीं डरना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम मेहनत का है। इसमें लक तो होता है बट हार्ड वर्क काफ़ी ज़्यादा है और जैसे कि वो कहावत है कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। तो जो मेहनत का हाथ नहीं छोड़ते, किस्मत उनका साथ नहीं छोड़ती, कुछ ऐसी बात है। अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी पे वर्क करूँ, स्ट्रैटेजी पे चर्चा करूँ, तो प्रीलिम्स को लेके मेरी बेसिक स्ट्रैटेजी यही रहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करना है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जैसे मैं हर अटेम्प्ट में कम से कम 100 टेस्ट लगाता था और दूसरे अटेम्प्ट में तो थोड़े ज़्यादा भी लगाए होंगे, उसके बाद तो टाइम इतना मिला नहीं था। तो हम जितने ज़्यादा टेस्ट लगाते हैं, इससे हमारा एप्टीट्यूड बिल्डअप हो जाता है और ज़रूरी नहीं फिर हमें हर सवाल को लेके प्रॉपर नॉलेज हो, बिना उसके भी हम वो सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स की सिंपल स्ट्रैटेजी यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन। अब ज़्यादा रिवीजन करने के लिए मेरे सोर्सेज़ हमेशा से शॉर्ट थे। जैसे कि मैं पीडब्ल्यू की उड़ान करके एक बुक आती है, जो एक फ्री रिसोर्स है। वो मैं टेलीग्राम से या फिर उनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेता था
और ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में अवेलेबल है वो। तो उसमें एनसीईआरटी की जिस्ट होती है। वैसे तो एनसीईआरटी स्टैंडर्ड सोर्स बुक है, कोर्स बुक है, सभी को पढ़ना चाहिए। मैंने भी कभी एक बार बेसिक रीडिंग की होगी, उसके बाद से मैं उड़ान बुक फॉलो करता था, क्योंकि वो बुक बहुत शॉर्ट थी, तो बहुत इजीली हो जाती थी और उसके बार बार रिवीजन करना इजी रहता था, और उसमें एनसीईआरटी की जिस्ट थी और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स भी था। तो इट्स अ गुड बुक, आप फॉलो कर सकते हैं। तो छोटी बुक में मैंने मल्टीपल रिवीजन कर लेता था, और उसके बाद जो भी टॉपिक पढ़ा है उसी दिन उसके 2 टेस्ट लगा लेता था। तो उससे वो टॉपिक रिवाइज भी तुरंत हो जाता था। और इसके अलावा मैं पीवाईक्यूज बहुत फॉलो करता था। पीवाईक्यूज से हमें एग्जाम का ट्रेंड तो पता चलता ही चलता है, इससे इससे इसके अलावा यूपीएससी की डिमांड भी पता चलती है कि वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं। जैसे आप पिछले 3 साल के पीवाईक्यूज देखें, 22, 23 और 24, तो अब ट्रेंड काफ़ी चेंज हो गया है। और आप देख सकते हैं कि कोई एक स्टैटिक पोर्शन से सवाल कम ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, बल्कि सभी से आ रहे हैं, बहुत डायनेमिक क्वेश्चंस आ रहे हैं और करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। इनफैक्ट कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं जिनमें आप नॉलेज का यूज़ नहीं कर पाएंगे, आपको लॉजिक पे जाना पड़ेगा। तो क्वेश्चंस हमें वो लॉजिक्स बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए हम करंट अफेयर्स पे भी फोकस करेंगे, क्योंकि हम देख सकते हैं कि 10 या 15 क्वेश्चंस तो डायरेक्टली करंट अफेयर्स के आते ही हैं। इनके अलावा जो हमारा स्टैटिक होता है वो भी करंट लिंक्ड ही होता है, कि जैसे उस साल अगर कोई बड़ा इवेंट हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ईरान ईरान इजराइल का वॉर चल रहा है, तो हो सकता है इस पे कोई स्टैटिक क्वेश्चन आ जाए, कोई मैपिंग का क्वेश्चन आ जाए। तो वैसे तो वो क्वेश्चन स्टैटिक है, बट वो करंट में चल रहा है इसलिए आया है। जैसे कि हम देख सकते हैं पिछले साल और उसके पिछले साल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि इलेक्शन था उनका, प्री और मेंस दोनों में आए हैं। तो करंट अफेयर्स से हमें स्टैटिक में भी पकड़ बनती है, और करंट अफेयर्स का बेस्ट सोर्स मेरे हिसाब से तो न्यूज़पेपर ही है। पर कई बार बच्चे रोज़ न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। अपने पिछले कुछ अटेम्प्ट में मैं भी नहीं पढ़ता था। पहले 2 अटेम्प्ट में मैंने न्यूज़पेपर उतना फॉलो नहीं किया था, बट 2024 और 25 में मैंने न्यूज़पेपर रोज़ फॉलो किया है। बट अगर न्यूज़पेपर रोज़ फॉलो नहीं कर पा रहे, क्योंकि कई बार 2 घंटे या ढाई घंटे लगते हैं, तो आप कोई भी एक मंथली मैगज़ीन ले लीजिए और उसका एक ओवरव्यू ले लीजिए। उसमें बहुत सारी न्यूज़ ऐसी भी होंगी जो आपके काम की नहीं होंगी या हर महीने रिपीट हो रही होंगी। तो उसमें सिलेक्टिव रहिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और कुछ टॉपिक्स जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, उन्हें डिटेल में पढ़िए, उनका अच्छा-बुरा सारे डायमेंशन देखिए और उन्हें बाकी डायमेंशन से भी लिंक कीजिए। अगर आप इतना कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि प्रीलिम्स क्लियर होने से आपको कोई भी रोक पाएगा। और इसके अलावा करंट अफेयर्स में एनुअल मैगज़ीन्स भी आती हैं, विज़न की पीटी 365 भी आती हैं। अगर किसी ने मंथली मैगज़ीन नहीं की है, तो वो लास्ट में एक पीटी 365 की रीडिंग भी दे सकता है। तो प्रीलिम्स के लिए तो इतना सफिशिएंट है, आपको स्टैटिक का अच्छा रिवीजन करना है, करंट अफेयर्स का बस आइडिया होना चाहिए और बहुत सारी प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज भी और हमारे टेस्ट भी। प्रीलिम्स का दूसरा मुद्दा आता है सीसेट। हाँ, ये तो अभी तक जीएस का ही था। सीसेट तो देखिए मेरा एक बार रुक चुका है, तो सीसेट की स्ट्रेटेजी मैं ऐसे भी बता सकता हूँ कि जिनका वीक हो, क्योंकि मेरा खुद बायो रहा है तो सीसेट उतना अच्छा नहीं है। सीसेट में बेसिक यही रहता है कि हमें कम से कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, जितने में वो क्लियर हो जाए। जैसे मैं यूजुअली मानता हूँ कि 45 क्वेश्चन बहुत ही डिसेंट और सफिशिएंट अमाउंट है। उससे ज़्यादा करना रिस्की हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग काफ़ी ज़्यादा है। 1/3 है और 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 0.83 समथिंग एक क्वेश्चन ले जाता है अगर वो गलत होता है तो। सीसेट में जब मेरा 2023 में रुक गया था, तो मैंने स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल कर ली थी कि जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, मैं उन पे खेलूँगा। जैसे मेरी रीडिंग और इंग्लिश इतनी बुरी नहीं है, तो मैं इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता था और इंग्लिश से ही शुरू करता था। क्योंकि एक बेस बन जाता है पेपर अटेम्प्ट करने में भी। इनिशियल फ्यू क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं, तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग है उस पार्ट से चालू कीजिए। जिनका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है मैथ्स करिए, जिनका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है इंग्लिश कीजिए। पेपर जल्दी खत्म होगा। फिर रीजनिंग मैं सारी करता था, क्योंकि कंपैरेटिवली रीजनिंग भी ईज़ी आती है क्वांट से। फिर क्वांट में मैं सिर्फ वो टॉपिक्स करता था जो मुझे आते हैं। जैसे मुझे नंबर सिस्टम बहुत पसंद था, तो मैं नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चंस करता था। और कुछ टॉपिक्स जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थे, जैसे परसेंटेज, मैं उन्हें हाथ भी नहीं लगाता था, क्योंकि मुझे पूरे 80 क्वेश्चंस नहीं करना है सीसेट में। मुझे मेरे 45 क्वेश्चन करना है, जिसमें 23 क्वेश्चन मैंने इंग्लिश के कर लिए हैं, 10 क्वेश्चन मैंने रीजनिंग के कर लिए हैं। तो
33 क्वेश्चन तो यही हो गए। अब बचे हुए 12-15 क्वेश्चंस जो भी हैं वो मैथ्स के मैं चुन चुन के करूँगा और इजी क्वेश्चंस उठाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस इजी रहते हैं, जैसे कैलेंडर प्रॉब्लम्स हो गए या बेसिक कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स हो गए, तो वो क्वेश्चंस उठा लीजिए और सी सेट आपका हो जाएगा। आपको सिर्फ 67 लाना है, तो सेफ जोन के लिए अगर 75 क्वेश्चंस 75 मार्क्स भी आपके आ रहे हैं तो सी सेट छोड़ दीजिए। पिछले अटेम्प्ट में मैंने तो 15 मिनट पहले पेपर बंद कर दिया था, इस अटेम्प्ट में 2025 के अटेम्प्ट में, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं करता तो मैं नेगेटिव ही कर लेता। क्योंकि 2023 में भी मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन से सी सेट रुका था। अगर एक क्वेश्चन ऊपर नीचे होता तो वो नहीं रुकता, पर ठीक है। तो इसमें आपका सी सेट भी हो जाएगा और इसमें आपका प्रीलिम्स भी हो जाएगा, जीएस और सी सेट दोनों। अब हम चलते हैं मेंस पे। देखिए, मेंस के लिए मैं मानता हूँ कि हम सबको खुद के नोट्स चाहिए पड़ते हैं, क्योंकि मेंस इज़ ऑल अबाउट राइटिंग, है ना? तो खुद के नोट्स से हमें लिखना भी ईज़ी हो जाता है और बार-बार पढ़ना भी ईज़ी हो जाता है। तो मेंस में मैंने हर जगह से सोर्सेज़ से अपने नोट्स बनाए थे और जहाँ से किसी और के नोट्स भी मिले थे, मैंने उन्हें अपने अकॉर्डिंग मॉडिफ़ाई किया था। क्योंकि खुद के नोट्स रिलेटेबल लगते हैं, आपको देखने का मन होता है। खुद की राइटिंग सबको अच्छी लगती है। इसलिए मैं हमेशा प्रेफ़र करूँगा कि नोट्स हमेशा खुद के होने चाहिए और ये काफ़ी शॉर्ट होने चाहिए। मेंस के नोट्स कितने शॉर्ट होने चाहिए, अक्सर ये सवाल रहता है एस्पिरेंट्स का। तो वो इतने शॉर्ट होना चाहिए कि जो मेंस में 2 एग्ज़ाम के बीच का समय है, जो कि 2 घंटे होता है, उन 2 घंटे में भी आप पूरा रिवाइज़ कर सकें। और वो इतने इन डेप्थ होना चाहिए कि कोई भी टॉपिक ना छूटे, एटलीस्ट आपको एक जनरल ओवरव्यू हर टॉपिक का मिल जाए। तो इट्स अ बैलेंस, आपको खुद बनाना पड़ेंगे। कई बार लोग 2 पेज में बना लेते हैं, एक ही पेज में आगे-पीछे बना लेते हैं, कई बार 4 पेज भी लग जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से बनाइए। जैसे मेरे ऑप्शनल के नोट्स थोड़े लंबे थे, जीएस के थोड़े छोटे थे, कुछ सब्जेक्ट्स में जीएस के थोड़े लंबे थे, तो सब वर्क करता है। जैसे कि मैं कहता हूँ, इस बार 958 एस्पिरेंट्स ने ये एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो देयर आर 958 वेज़ ऑफ सक्सेस, आपको बस अपना चूज़ करना है। शायद मेरा वाला आपके लिए वर्क ना करे, बट आप अपना चूज़ कीजिए। वापस नोट मेकिंग पे आएँ, तो एक सवाल ये भी रहता है कि नोट्स कैसे बनाएँ? तो इसमें मैं जीएस 2 का एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, क्योंकि उसके नोट्स मैंने पूरे खुद बनाए थे, भले ही वो पॉलिटी हो या आईआर। तो उसमें मैं क्या करता था, जैसे पॉलिटी का मैंने कोई टॉपिक उठाया, सपोज़ कीजिए जीएस 2 का पॉलिटी का जुडिशरी में कोलेजियम उठाया, तो मैं 1 पेज में बनाऊँगा, 1 पेज मतलब आगे और पीछे। तो उसमें मैं पहले लिखूँगा व्हाट इज़ कॉलेजियम एंड हाउ इट केम टू बीइंग, मतलब कॉलेजियम आया कैसे? उसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट के 3 बहुत ही फेमस केसेस हैं, सॉरी, 3 जजेस केसेस। सो आप उनके बारे में लिखिए। फिर व्हाट इज़ कॉलेजियम के बाद व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉलेजियम लिखिए। फिर उसके पॉजिटिव्स लिखिए, उसके चैलेंजेस लिखिए और उसका वे फॉरवर्ड लिखिए। इसके अलावा आप उसमें कुछ वैल्यू एडिशन कीजिए। आप कुछ केस स्टडीज़ डालिए कि किन और देशों में कॉलेजियम है या नहीं है, या कैसे 4 जजेस केस भी आया था, जहाँ पे गवर्नमेंट ने कॉलेजियम में और इंक्लूसिविटी लाने की कोशिश की थी, बट कैसे सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्ट्रक डाउन कर दिया था। आई थिंक 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। तो ये सब आप वैल्यू एडिशन कीजिए, तो ये 2 पेज में हो भी जाएगा और उसे पढ़ना भी ईज़ी रहेगा और उसमें सब कुछ रहेगा। नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में आपको ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, आप बुलेट पॉइंट्स में बनाइए, आप फ्लो चार्ट में बनाइए और उन्हें आंसर फॉर्मेट में बनाइए कि आपने पढ़ा और उस पे क्वेश्चन आ जाए, तो बिना सोचे समझे आप लिखाएँ। तो ये तो हो गया मेंस में नोट्स कैसे बनाना है। अब मेंस में नोट मेकिंग के बहुत सारे सोर्सेज़ भी हैं, तो जितना मुझे याद आएगा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे जीएस 1 लें, तो हिस्ट्री में आपके प्रीलिम्स के ही नोट्स काम में आ जाते हैं, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े डायरेक्ट होते हैं, थोड़े स्टैटिक होते हैं। तो उसमें ग्रामर के साथ आपको प्रीलिम्स का कंटेंट ही लिखना है। इसके लिए आप कोई भी सोर्स मटेरियल फॉलो कर सकते हैं। मैं उड़ान करता था, कहीं-कहीं पे मैंने नेक्स्ट आईएएस के आर्ट एंड कल्चर के नोट्स भी लिए हैं, वो भी अच्छे हैं। कुछ बच्चे आर्ट एंड कल्चर के लिए स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ते हैं, वो भी ठीक है, बट आपको शॉर्ट करना पड़ेगी। ज्योग्राफी की बात करें तो एनसीईआरटीज़ आर अ वेरी गुड सोर्स। आप एनसीईआरटीज़ पढ़ सकते हैं, बहुत ही कंसेप्चुअल भी हैं, डायग्राम से भी बहुत हैं। आप मैपिंग का हेल्प ले सकते हैं। मैंने मैपिंग के लिए सुदर्शन गुर्जर सर की क्लासेस देखी थी, यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल हैं, अनअकैडमी में पढ़ाते हैं। इसके अलावा सोसाइटी,
सोसाइटी में मैंने स्मृति शाह मैम के नोट्स ले लिए थे अपने एक दोस्त से। बहुत ही अच्छे नोट्स थे, कॉम्प्रिहेंसिव थे, उसमें थोड़ा सोशियोलॉजी का कंटेंट भी रहता है। तो आंसर जो रहते हैं हमारे नुआंस्ड रहते हैं, बहुत ही वैल्यू लोडेड रहते हैं और उससे मार्क्स आते हैं। इस ईयर मेरे GS1 में 106 थे, थोड़े कम हो गए, लास्ट ईयर 111 थे। बट डिसेंट स्कोर है, 100 प्लस स्कोर हमेशा अच्छा रहता है। GS2 के सोर्सेज के बाद चलें, सोर्सेज की बात करें तो पॉलिटी के तो मैंने खुद से बनाए थे पूरे, यहाँ वहाँ से ढूंढा था, जो टॉपिक्स न्यूज़ में थे उन्हें गूगल किया था, चैट जीपीटी किया था, उसमें वैल्यू एडिशन किया था काफ़ी सारा, आप भी कर सकते हैं। IR में मैंने मेंस 365 की बहुत हेल्प ली थी। विजन की ही आती है मेंस 365, आप उसे देखिए, उसे पढ़िए, उसमें से टॉपिक आइडेंटिफाई कीजिए, उसमें भी केस स्टडीज़ आती हैं, आप अच्छे आंसर्स लिख लेंगे। GS3 की बात करें तो एनवायरनमेंट भी बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट है, तो इसमें भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने स्टैंडर्ड बुक्स से शॉर्ट नोट्स बनाए थे। लोग PMF फॉलो करते हैं, शंकर IAS की बुक फॉलो करते हैं, मैंने भी की थी। उससे शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और फिर इसमें भी आप मेंस 365 से वैल्यू एडिशन कीजिए, क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं। सेम गोज़ फॉर इकोनॉमी ऑल्सो, आप अपनी स्टैंडर्ड बुक से आइडिया और शॉर्ट नोट्स बनाइए और कर लीजिए। एथिक्स के लिए मेरा मानना रहता है कि एथिक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसमें नोट्स के साथ-साथ आपको कनेक्ट करना आना चाहिए कि कैसे आंसर्स लिखेंगे। तो एथिक्स में तो मैंने बहुत कुछ किया है। जहाँ से फ्री क्लासेस मिली हैं वो की हैं। मैंने अतुल गर्ग सर की फ्री क्लासेस की हैं, PW में पढ़ाते हैं। मैंने नेक्स्ट IAS की भी फ्री क्लासेस की थी और मैंने अपने पीयूष सर की भी कुछ क्लासेस देखने की कोशिश की थी, बट मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था क्योंकि काफ़ी रिपीट हो रहा था। तो आप कोई भी एक क्लासेस देख लीजिए, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। फिर आप उसे कनेक्ट कीजिए दूसरे डायमेंशन से और आंसर लिखिए। तो ये तो हो गया पहला पार्ट, नोट मेकिंग। इसके अलावा मेंस की भी बेस्ट स्ट्रेटेजी आंसर राइटिंग है, जो कि है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस मेक्स एन एस्पिरेंट परफेक्ट, ये सोच के मैंने रोज आंसर राइटिंग की है। इसी के कारण मेरे मेंस में टोटल 800 मार्क्स हैं और GS में 427 हैं, एंथ्रोपोलॉजी में 270 हैं। सो आप डेली आंसर राइटिंग करने के लिए जैसे ही आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, तो मैं क्या करता था, उसमें किसी भी टॉपिक पढ़ने के बाद उस पे 5-7 क्वेश्चंस लिख लिए, जो कि कभी-कभार PYQs होते थे और कभी-कभार किसी टेस्ट सीरीज से ले लिए होते थे। तो उससे आप जब कोई टॉपिक पढ़ेंगे, उसके आंसर लिखेंगे, तो एक बार तो वो रिवीजन हो जाएगा और जब अच्छा आंसर नहीं लिखेंगे तो वापस पढ़ने पे वो तुरंत इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाएगा। तो आप डेली आंसर राइटिंग कीजिए ऐसे टॉपिक्स की और उसके साथ-साथ आप टेस्ट सीरीज भी लगाइए। टेस्ट सीरीज मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि हमें एक शेड्यूल मिल जाता है। हम वो शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं, उससे हमारे मेंस के 2-3 रिवीजन आराम से हो सकते हैं। क्योंकि पहले तो एक बार सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं, तो आप पहली बार में सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, फिर फुल लेंथ टेस्ट होंगे, आप दूसरी बार उसे उन्हें रिवाइज कीजिए और फिर फाइनल मेंस का एग्जाम होगा, तो तीसरी बार रिवाइज कीजिए। तो आपके 3 रिवीजन उन ढाई 3 महीनों में ही हो जाएंगे। और इसके अलावा आंसर कैसे लिखें, लोगों का ये भी बहुत सवाल होता है। पॉइंट्स में लिखें, पैराग्राफ में लिखें, फ्लो चार्ट बनाएं, डायग्राम्स बनाएं, तो आपको ये सभी करना है। कोई भी एक सही आंसर नहीं है, सारे आंसर इक्वली वैलिड हैं। इट्स हाउ आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आंसर में 2 चीज़ बहुत मैटर करती हैं। एक तो उसमें कंटेंट होना चाहिए, आंसर में अच्छा कंटेंट होना चाहिए, वो डिमांड एड्रेस करना चाहिए और दूसरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अब इसमें बुलेट पॉइंट इसलिए हेल्प करते हैं क्योंकि आप पैराग्राफ लिखने जाते हैं तो पेपर छूटने के बहुत चांसेस हैं और आप ग्रामेटिकल एरर करते हैं तो कई बार वो सेंस मेक नहीं करती है। इसलिए आप बुलेट पॉइंट्स में लिखिए और डायग्राम्स बनाइए। पेपर जल्दी भी हो जाता है और पेपर साफ सुथरा लगता है। कम लिख के भी आंसर की डिमांड एड्रेस हो जाती है। और डायग्राम्स आपको जगह भरने में हेल्प तो करते ही हैं, आंसर्स की मोनोटनी ब्रेक करते हैं। क्योंकि अगर आप एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे अगर रोज 10 कॉपीज चेक करना पड़ रही हैं, जिसमें हर कॉपी में 20 क्वेश्चन है, तो 200 क्वेश्चन अगर मैं रोज चेक करूंगा तो मैं तो बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा ना। तो आप आंसर्स की मोनोटनी ब्रेक कीजिए, उसमें डायग्राम रहेंगे, वो सुंदर दिखेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, कुछ नया आइडिया मिलेगा, तो नेचुरली ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा अच्छे इंट्रोडक्शन और अच्छे कंक्लूजन लिखिए। इंट्रोडक्शन में डेटा लिखिए, कोई फैक्ट लिखिए, कोई डेफिनेशन लिखिए, तो उससे वो अच्छा बन जाएगा रादर देन बस कुछ घिसा पिटा लिख दिया।
कंक्लूजन हमेशा वे फॉरवर्ड के रूप में होना चाहिए, फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, एक ऑप्टिमिस्टिक एंड पे रहना चाहिए। आप कोई कोट से भी एंड कर सकते हैं, अगर नीति आयोग ने किसी टॉपिक पे कुछ कह दिया है, तो उससे एंड कर दीजिए विद अ कोट नीति आयोग। तो इससे आंसर काफ़ी अच्छा बन जाएगा। ये थी बेसिक आंसर राइटिंग। इसमें भी आप बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए, पीवाईक्यूज़ कीजिए, तो इसका भी एक एप्टीट्यूड बन जाएगा। तो आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा, जैसे ही आप कोई टॉपिक पे क्वेश्चंस देखेंगे, आप जल्दी से डिमांड एड्रेस कर देंगे। अब एक सवाल ये भी आता है कि क्वेश्चंस की डिमांड कैसे आइडेंटिफाई करें? तो इसमें बहुत सिंपल मैं क्या करता था, जब क्वेश्चन पढ़ते थे, हमें 5 मिनट पहले भी मिल जाता है पेपर यूपीएससी में, और उसके अलावा आप 5 मिनट एक्स्ट्रा भी पढ़िए, क्वेश्चन पेपर आराम से पढ़ लीजिए, क्योंकि फिर उसके बाद लिखने का ही खेल है। तो मैं जब कोई भी क्वेश्चन पढ़ता था पेपर में या आंसर शीट में भी, तो मैं पेन से अंडरलाइन कर लेता था कि ये कितने पार्ट में है या इसकी डिमांड कितनी है। तो उसमें तीनों चारों डिमांड एड्रेस हो जाती हैं, क्योंकि कई बार एक छोटे क्वेश्चन में भी 4 सवाल पूछ लेते हैं वो, और हम एक भी मिस करते हैं तो वो 4 मार्क्स से हमें 2 मार्क्स दे देते हैं, और 1-1 मार्क्स का खेल है। मेरे ही बराबर नंबर पे हम 12 कैंडिडेट्स बैठे हैं, तो 1 नंबर भी ऐड करेंगे तो आप 10-12 रैंक ऊपर चले जाएंगे। तो 1-1 नंबर का खेल है, इसलिए पेन ज़्यादा से ज़्यादा चलाइए। इट्स ऑल अबाउट राइटिंग। क्वेश्चन पढ़ने में भी पेन चलाइए। इनफैक्ट प्रीलिम्स में भी मैं काफ़ी पेन चलाता था। कोई भी क्वेश्चन पढ़ा है मैंने, वहीं पे वो ऑप्शन सही है कि नहीं वहीं काट देता था या सही कर देता था। उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है कि इस स्टेटमेंट में मुझे कन्फ्यूजन नहीं है, मैंने ये पढ़ लिया है। और मेंस में देखें तो आप वहीं पे बॉक्स कर लीजिए कि ओके ये पूछा है, अंडरलाइन कर लीजिए, ये मैं एड्रेस करूँगा, 1 2 3 नंबर डाल दीजिए, मैं करता था। शायद कभी टेलीग्राम पे अपने क्वेश्चन पेपर्स डाल दूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरे क्वेश्चन पेपर में जितना लिखा आता था मैं उसका डबल लिख देता था। क्योंकि जितना लिखोगे उतना ही अच्छा रहेगा, लिखने का ही एग्ज़ाम है। इसके बाद हम ऐसे के लिए डिस्कस करें तो मैं पर्टिकुलर कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो नहीं करता था। मैं बिलीव करता हूँ कि ऐसे को फ्री फ्लोइंग रहना चाहिए, नेचुरल रहना चाहिए, और उसमें जो भी जितने सारे डायमेंशन आ जाएँ उतना अच्छा है। वर्ड लिमिट ब्रीच नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पेजेस नहीं भरना है, बस डिमांड एड्रेस हो जानी चाहिए। तो ऐसे के लिए आप न्यूज़पेपर से आर्टिकल्स उठाइए। कई बार अच्छे आर्टिकल्स में पहला लाइन एनेक्डोट ही रहता है, पहला पैराग्राफ, उन्हें उठाइए। अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छी बुक्स की समरी पढ़िए। आप अपनी हॉबीज़ फॉलो कीजिए, किसी की रीडिंग बुक होती है, किसी की वॉचिंग मूवीज़ होती है, उन्हें ऐसे में लाइए। और कई बार लोगों को ऐसे लिखना नहीं आता है, तो एक बेसिक आइडिया रहता है कि 5W1H से स्टार्ट कीजिए, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई नॉट ऑफ एन एसे एंड हाउ। तो इससे आप डिकोड कीजिए, ऐसे के सारे कीवर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए, उन्हें एड्रेस कीजिए, ऐसे के थीम को एड्रेस कीजिए, उसका एक थीसिस बनाइए, उसका एक एंटी थीसिस बनाइए। अ, अभी इस माध्यम में मैं इससे ज़्यादा तो ऐसे नहीं समझा पाऊँगा, बट इससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा, और आप एसेज़ लिखेंगे तो इससे बेहतर अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। अब ऑप्शनल पे चलते हैं। मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है। इसमें मेरा स्कोर 270 था, पर मैं उसे ब्रेक करूँ तो पेपर 2 में 146 थे, विच इज़ अ वेरी गुड स्कोर। पेपर 1 में इस साल थोड़े कम हो गए, 124 हैं, और आ जाते तो बेटर रैंक आती। तो एंथ्रो के लिए मेरे हिसाब से बेसिक सोर्स हम टॉपर्स नोट्स बना सकते हैं, अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो। बट आप कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग का मटेरियल भी सफिशिएंट होगा, बस उसे आपको शॉर्ट करना पड़ेगा। एंथ्रो में भी शॉर्ट नोट्स उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितना जीएस में है, क्योंकि एंथ्रो में भी आपको 2 घंटे में पेपर 2 रिवाइज करना है, सुबह के 2 घंटे में पेपर 1 भी रिवाइज करना है। एंथ्रो में अगर मैं कुछ अच्छे टॉपर्स नोट्स की बात करूं जो टेलीग्राम पे फ्री में अवेलेबल हैं, तो लघिमा तिवारी मैम हैं, उनके नोट्स मैंने बेसिक मटेरियल बनाया था इस अटेम्प्ट में। काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हैं, आप इन नोट्स को फॉलो कीजिए। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए मुझे नारायण अमित सर के नोट्स बहुत पसंद थे, ये भी टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं। इसमें काफ़ी सारी केस स्टडीज़ हैं, जनरली हमें फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में मिलती नहीं है, आप इन्हें फॉलो कीजिए। पेपर 2 के लिए मंदर पटकी सर के नोट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनमें। वो क्वेश्चंस आज भी पूछे जाते हैं, जबकि मंदार सर आई थिंक 2021 या 22 के बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, और अभी तक 25-26 में भी उनके वाले क्वेश्चन रेलिवेंट हैं, जो उनके नोट्स में हैं, वो डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं पेपर 2 में, आप उन्हें देख सकते हैं। आर्कियोलॉजी में नारायण अमित सर और लघिमा तिवारी मैम मैंने कंबाइन करके पढ़ा था। इसके अलावा अपाला मिश्रा मैम का भी कुछ वैल्यू एडिशन था। अब आपको लगेगा ये तो बहुत सारे नोट्स पढ़े हैं इन्होंने, हमसे कैसे होगा?
तो बी सिलेक्टिव। जैसे कि मैंने कहा फिजिकल के लिए आप सिर्फ नारायण अमित सर के नोट्स पढ़ लीजिए, बाकी सारा उनका मत पढ़िए, तो आपको पता भी रहेगा क्या नहीं पढ़ना है। फिर एंथ्रो में भी आंसर राइटिंग का ही खेल है पूरा, क्योंकि एंथ्रो एक छोटा सब्जेक्ट है, रिवीजन इतना मुश्किल नहीं है, बट आंसर्स लिखना थोड़ा मुश्किल है। कई बार हमें समझ में आ जाता है, हमें अच्छा भी लगता है, पर हम आंसर्स उतने अच्छे नहीं लिख पाते हैं। तो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, इसमें भी टॉपर्स कॉपी हेल्प करेंगी। टॉपर्स कॉपी से आप एनालाइज कीजिए कि किस आंसर्स पे मार्क्स मिल रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन डालना पड़ेगा आंसर्स में, क्योंकि कोई बात आप मुंह से बोल रहे हैं उसकी ऑप्शनल में इतनी वर्थ नहीं है, बट अगर कोई थिंकर बोल रहा है, किसी स्कॉलर ने किसी बुक में वो कोट किया है, तो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, अब उस पर मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से एंथ्रो की आंसर राइटिंग होगी, उसमें डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एंथ्रो और आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में तो डायग्राम्स ही सब कुछ है, मैं कह सकता हूँ। कि आप कोई भी साइट पे क्वेश्चन है, जैसे इस बार सोहान वैली पे था, तो सोहान वैली बनाइए आप वहाँ पे, उसका डायग्राम है, हर कोर्स बुक में है। अक्षत जैन सर की कोर्स बुक भी काफ़ी अच्छी है, तो उससे डायग्राम बनाइए, आपको मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा एंथ्रो में मेरी एक और स्ट्रेटेजी थी कि मैं जीएस से काफ़ी लिंक करता था। अगर जीएस में कुछ अच्छा पढ़ लिया है जो ट्राइबल से रिलेटेड है या कल्चर से रिलेटेड है, यूनेस्को ने कुछ कर दिया, तो मैं उन्हें आंसर में लाता था। उससे आंसर में एक कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस भी आ जाता है। इनफैक्ट मैं हर आंसर में एक हेडिंग बनाता था, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, और उसमें लिखता था कि जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आज रेलेवेंस क्या है। जैसे मान लीजिए कल्चरल मटेरियलिज्म पे कोई सवाल है, तो मैं उससे कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस लिखूंगा कि आज कल्चर बहुत मटेरियल हो रहा है, तो एक आध एग्जाम्पल के साथ इट विल बिकम अ वेरी गुड आंसर। इसके अलावा एंथ्रो में केस स्टडीज़ बहुत ज़रूरी हैं, तो मैंने क्या किया था कि सारी केस स्टडीज़ कुछ पेजेस पे लिख ली थी और मैं उन्हें बहुत रिवाइज करता था। जैसे मैंने मैरिज एक हेडिंग बनाई, मैरिज, हमारा एक चैप्टर है मैरिज, तो उसमें जितने भी थिंकर्स ने मैरिज के बारे में बोला है या कोई एग्जाम्पल दिया है ट्राइब में ऐसी मैरिज होती है, सिर्फ उतना उतना लिख लिया, और मैं रोज तो नहीं, 3-4 दिन में वो सारे पेजेस एक बार पढ़ लेता था। उसमें 1 घंटा भी नहीं लगता था, बट बहुत सारा कंटेंट मुझे याद हो जाता था। तो इस तरीके से हम एंथ्रो भी कर सकते हैं। और इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में तो सबसे अच्छा सोर्स न्यूज़पेपर ही है। मैं दिन में 2 पढ़ लेता था इस साल, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों न्यूज़पेपर पढ़े थे। बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, टॉपिक के सारे डायमेंशन कवर हो जाते हैं, वोकैबुलरी बेटर हो जाती है। कई बार हमें लगता है कि एक पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करें, हमें बोलना नहीं आता है, तो उसके लिए आप मिरर के सामने न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, रीड आउट लाउड कर सकते हैं, अपने दोस्तों को पढ़ के सुना सकते हैं। तो उससे बोलने की प्रैक्टिस तो होती ही होती है, आपकी टोन भी सही हो जाती है। कई बार आपकी टोन बहुत लाउड रहती है, पिच बहुत शॉर्ट रहती है, तो ये प्रॉब्लम्स भी रीड आउट लाउड करने से सॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा आप इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को मैगज़ीन्स में पढ़ सकते हैं, क्योंकि कई बार हमें डेटा भी पता होना चाहिए, और 3-4 टॉपिक्स ही इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए। एक तो करंट अफेयर्स, जो भी चल रहे हैं देश दुनिया में, इंडिया जिससे कंसर्न्ड है। फिर हमारे डैफ में जो भी टॉपिक्स हैं, डैफ में जितने भी कीवर्ड्स हैं, हमारी हॉबीज़ हैं, हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, हमारा ऑप्शनल है। कुछ स्टैटिक टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमेशा रहेंगे, जैसे प्रीएम्बल में दिए गए सारे कीवर्ड्स। और फिर कुछ एचआर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि मैंने आपको किसी पोजीशन पे ऑफिसर बना दिया, तो आप क्या करेंगे। ये एथिक्स की केस स्टडी में भी आते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें ही हैं जो इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू के लिए। और आई गेस दिस सम्स अप द प्रोसेस। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रीलिम्स मेंस साथ में पढ़ें या अलग अलग। देखो, सब कुछ साथ में पढ़ना है। प्री मेंस इंटरव्यू तो साथ में पढ़ना ही पढ़ना है, जीएस और ऑप्शनल भी साथ में पढ़ना है। साथ में पढ़ना है मतलब उन्हें एक दूसरे से लिंक कीजिए। प्रीलिम्स में कोई टॉपिक पढ़ा है तो उसे आइसोलेटेड मत रखिए। ऐसा सोचिए कि क्या इसमें मेंस पे क्वेश्चन आ सकता है, उसे लिंक कीजिए। उसी टाइम पे सोच लीजिए कि मेंस में ये क्वेश्चन आ सकता है और मैं ऐसे एड्रेस करूंगा। इससे आपका आंसर हमेशा मल्टी पर्सपेक्टिव रहेगा, आप सोचेंगे ज़्यादा। फिर ऑप्शनल और जीएस में लिंकेज बढ़ाइए। जैसे ह्यूमैनिटीज़ वाले ऑप्शनल हैं, सोशोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, पीएसआईआर है, तो उन्हें लिंक कीजिए एक दूसरे से। जैसे मैंने सोसाइटी में कुछ भी पढ़ा है वो मैं एंथ्रो में लिखूंगा, एंथ्रो में कुछ भी पढ़ा है वो मैं सोसाइटी में लिखूंगा, एथिक्स में लिखूंगा, कई बार ऐसे में भी लिखूंगा। साथ में पढ़िए। मेंस और इंटरव्यू साथ में पढ़िए। कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरव्यू में पढ़ रहे हैं, तो एक बार सोच लीजिए कि अगर इसे मेंस में फिर से लिखना पड़े तो फिर मैं कैसे लिखूंगा।
जैसे मेरे जो 2024 में जब मैं इंटरव्यू दिया था, उसके जो नोट्स बनाए थे मैंने, यस इंटरव्यू के भी नोट्स बनते हैं, आपको टॉपिक सारे याद नहीं रहते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेंगे। तो नोट्स को मैंने इस साल के मेंस में पढ़ा था और मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं नेचुरली। कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं क्योंकि इंटरव्यू का टाइम इज़ द पीक टाइम जहाँ पे मेंस के क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आप मेंस और इंटरव्यू भी साथ में कीजिए। तो हमेशा पढ़ाई को लिंक करिए एक दूसरे से, टॉपिक्स को लिंक करिए एक दूसरे से और हमेशा आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो मेरी तरफ से तो यही था। अब आपके कुछ सवाल हों तो मैं उनके आंसर देना चाहूँगा। एक्चुअली मुझे तो देखना ही नहीं आता कि इसमें कमेंट्स कैसे दिखते हैं। ओके, काफ़ी सारे सवाल पूछे हैं आप लोगों ने स्टार्टिंग से आई गेस। तो पहला सवाल इसमें ये है कि वेयर डिड यू गेट योर मोटिवेशन फ्रॉम? सो मेरा मानना ऐसा है कि मोटिवेशन हमेशा इंटरनल होना चाहिए, बिकॉज इंटरनल मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। इसके लिए आपको चाहिए पड़ेगी कंसिस्टेंसी। तो आप एक टाइम टेबल बनाइए, उन्हें फॉलो कीजिए, टेस्ट लगाइए, टेस्ट का एनालिसिस कीजिए, तो उससे मोटिवेशन आती है। क्योंकि बुद्धा कहते हैं कि नथिंग नथिंग कैन डिम द लाइट विच शाइन्स फ्रॉम विद इन। तो आपकी इंटरनल मोटिवेशन को कोई डिम नहीं कर पाएगा। इसके लिए आप अपना सर्कल अच्छा कीजिए, है ना? आपका सर्कल हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, मोटिवेटिंग होना चाहिए। मेरा सर्कल इस चीज़ में काफ़ी अच्छा था। मेरे बहुत सारे दोस्त हम लोग साथ में सिलेक्ट हुए हैं क्योंकि हमारा सर्कल अच्छा था, उससे मोटिवेशन आती है। अपने पेरेंट्स को लूप में रखिए तो वो सबसे अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, इससे आपको मोटिवेशन आ जाएगी। ठीक है? इसके अलावा सर प्लीज़ टेल अबाउट द रिवीजन मेथड। देखिए रिवीजन शॉर्ट रखिए आप। अगर पहला आपका रीडिंग 10 दिन में हुआ है तो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सेकंड टाइम पढ़िए, क्योंकि हर टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। जो न्यूज़ में चल रहे हैं वही टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, या जो बहुत कोर जीएस हैं, है ना? आप सारी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को हर बार रीड नहीं कर सकते। देखिए क्या उन पे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या उन पे पीवाईक्यूज आए हैं, क्या उन पे टेस्ट सीरीज में आ रहे हैं, उन्हें रिवाइज कीजिए और बुलेट पॉइंट्स रिवाइज कीजिए, है ना? हर बार पूरी बुक पढ़ने का टाइम नहीं रहता, तो सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़िए, फैक्ट्स पढ़िए, बाकी ग्रामर का खेल है, ग्रामर आप सब जानते होंगे। ठीक है? प्रीलिम स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी है, सिंपल ही थी। एनवायरनमेंट भी मैंने बता दिया है कैसे करना है। आप पीटी 365 पढ़िए, मेंस 365 पढ़िए और कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक पढ़िए। एनवायरनमेंट में मुझे फ़ायदा ये मिल गया था क्योंकि मेरा बायो बैकग्राउंड था, तो उसमें एनवायरनमेंट के चैप्टर्स भी रहते हैं, इकोलॉजी के। तो आप भी 12th के एनसीईआरटी से बेस बना सकते हैं। बायो की बुक में इकोलॉजी है, उससे आपका बेस बन जाएगा। उसके अलावा आप मेंस 365 पढ़ लीजिए। गुड एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैं कोई आईआईटीएन नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने बायोटेक चूज़ किया, उसमें अच्छा परफॉर्म किया। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके 12th में उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, कॉलेज में उतने अच्छे नहीं थे और वो आईएएस हैं, कुछ तो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में ही हैं। तो इट डज नॉट मैटर वेयर यू कम फ्रॉम, इट मैटर्स वेयर यू आर गोइंग। अभी मेहनत कीजिए, अच्छी मेहनत कीजिए, हो जाएगा। रिवीजन का मेथड मैंने बता दिया है, अगला क्वेश्चन यही था। यहाँ पे कोई हैं जो 2030 में अटेम्प्ट करेंगे? माय फर्स्ट अटेम्प्ट इज इन 2030। सो आप बहुत आराम से पढ़िए। 2030 में तो ऐसा लग रहा है आप अभी 12वीं में ही हैं। आप कॉलेज अच्छे से कीजिए, कॉलेज के साथ पढ़िए और उससे हो जाएगा। और आप कॉलेज में भी वही सब्जेक्ट्स उठा लीजिए जो आपको ऑप्शनल बनाने हैं, तो हो जाएगा। ठीक है? रिवीजन की स्ट्रेटेजी बता दी है। पीवाईक्यूज़ को कैसे एनालाइज करना है? पीवाईक्यूज़ को आपको दो तरीके से देखना है। एक तो आपको ट्रेंड देखना है, यूपीएससी क्या पूछ रहा है, और दूसरा आपको देखना है क्वेश्चन की डिमांड क्या पूछ रहा है, कैसे उन्हें आंसर करना है। सॉल्व पीवाईक्यूज़ देखिए, टॉपर्स ने कैसे लिखे हैं वो देखिए, तो उससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि क्वेश्चन ऐसा है आएगा तो मैं ऐसे डिमांड एड्रेस करूँगा, और उससे हो जाएगा। देखिए संस्कृत ऑप्शनल का मैं कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मेरा नहीं रहा है। मैं सिर्फ एंथ्रो का बता सकता हूँ। बाकी किसी भी ऑप्शनल चूज़ करने से पहले आप ये देखिए कि उसका सिलेबस क्या है, क्या आपको इंटरेस्ट आ रहा है, क्या आप आंसर लिख पा रहे हैं और क्या उससे रैंकर्स आ रहे हैं। क्योंकि इमोशनल होके मत लीजिए कि ये ऑप्शनल बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एट द एंड आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। ठीक है? एथिक्स का मैं बता चुका हूँ आई गेस। प्रीलिम्स के लिए बता दीजिए।
प्रीलिम्स की तो मैंने बता दी है सिंपल स्ट्रेटेजी की, रिवीजन ज़्यादा करिए, नोट्स शॉर्ट रखिए और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जीएस में भी, सी सेट में भी जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे प्रीलिम्स उतना ईजी रहेगा। मैं 3 आइट्रेशन में पेपर करना पसंद करता था। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं पहले उन्हें अटेम्प्ट करता था। फर्स्ट रीडिंग में अराउंड 40 क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके बाद सारा एप्टीट्यूड का खेल है। नॉलेज से आप 35-40 क्वेश्चंस ही बना पाएंगे। फिर आपने जो प्रैक्टिस की है उससे आपके लॉजिक्स बिल्डअप होंगे। आप ऑप्शंस एलिमिनेट करेंगे, 30 क्वेश्चन उससे हो जाएंगे और इसमें आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। देखिए, जिनके ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं प्रीलिम्स में, आप ये देखिए कि क्वेश्चंस गलत क्यों हो रहे हैं। कभी कभार वो नॉलेज से गलत होते हैं, कभी कभार वो लॉजिक से गलत होते हैं। तो अगर नॉलेज की कमी है, बार बार रिवाइज कीजिए, और लॉजिक की कमी है तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बेटर लॉजिक डेवलप कीजिए। आप यूट्यूब पे टॉपर्स के वीडियो देखिए, उनका लॉजिक क्या था, शॉर्ट ट्रिक्स बनाइए और उससे आपका 50-50 100% करेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मेन सेंटर देखिए, वो चूज कीजिए जो आपको कंफर्टेबल लगे। बाकी सारी कंस्पिरेसी थ्योरी हैं कि कोई सेंटर बेटर है दूसरे से। सारे सेंटर मेरे लिए तो बराबर हैं। मैंने भोपाल से भी मेंस लिखा है, मैंने दिल्ली से भी लिखा है, मुझे कुछ फर्क नहीं लगा था। फिजिक्स ऑप्शनल के बारे में मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, जैसा कि मैंने संस्कृत के बारे में नहीं बताया। आई एम रियली सॉरी। स्ट्रेटेजी तो मैंने बता दी है। यहाँ पे किसी का सवाल है कि फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कीजिए। आपको लग रहा है कि पहले कोई और एग्जाम क्रैक करना चाहिए, दैट इज़ योर चॉइस। बहुत सारे लोग नीचे लेवल से शुरू करते हैं कि पहले एमपीपीएससी किया फिर यूपीएससी करेंगे, एसएससी किया फिर यूपीएससी करेंगे। दैट डिपेंड्स ऑन यू यार, इट्स वेरी पर्सनल। मैं इसमें कुछ भी राय नहीं दे पाऊंगा, वो सही भी नहीं होगी, मैंने खुद नहीं किया है। और वॉट आई डू नॉट प्रीच आई विल नॉट टीच। मैं वही बताऊंगा जो मैंने किया है, क्योंकि वही सही है। जो नहीं किया वो क्या बताऊं। स्ट्रेटेजी फॉर एंथ्रो बहुत सिंपल है कि आप एंथ्रो पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए, आंसर्स लिखिए। मैंने सारे टॉपर्स के नोट्स मेंशन कर दिए हैं, बुक्स मेंशन कर दी हैं, उससे हो जाएगा। सो आई गेस दिस इज इट। बाकी सारे क्वेश्चंस इतने रेलेवेंट नहीं लग रहे हैं। डिड यू गेट हेल्प फ्रॉम जीएस फाउंडेशन कोचिंग? यार बोला बेस बनाने में हेल्प करती है, बट सारा खेल सेल्फ स्टडी का ही है। तो सेल्फ स्टडी कीजिए, आंसर्स लिखिए और उससे हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन है कि मेंटर से पढ़ें कि बुक से पढ़ें। देखो, मेंटर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, किसी को मेंटर बना लीजिए। मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बट हर किसी के पास मेंटर नहीं है, तो आपको बुक से ही करना पड़ेगा। आप टॉपर्स के पॉडकास्ट वगैरह देखिए, उन्हें मेंटर मान लीजिए, उनको फॉलो कीजिए, उससे भी हो जाता है। ज्योग्राफी ऑप्शनल अच्छा ऑप्शनल है, रैंक भी आई है इस साल, बट आप उसमें लिख पा रहे हैं कि नहीं, इस पे देखिए। तो रिवीजन में टाइम लग रहा है तो वही है यार, उसमें जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो मत पढ़ो, और हर बार रिवीजन का टाइम शॉर्ट करो। अगर आप रिवीजन में भी सारी बुक पढ़ रहे हो तो दैट इज नॉट रिवीजन, इट्स द फर्स्ट टाइम रीडिंग ओनली। ठीक है गाइज, अब 40 मिनट हो गए हैं तो मुझे लगता है अब जाना चाहिए। ऑलमोस्ट सेशन में मैंने आपके सारे डाउट्स भी एड्रेस कर दिए हैं, स्ट्रेटेजी भी बता दी है। और देखिए अब कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि आगे फ्यूचर में पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे। अभी तो ऑफिसर बनना है, देश की सेवा करना है, मे बी रिटायर होने के बाद टीचर भी बन जाऊँ। सो इट वॉज अ वेरी गुड सेशन, इंटरेक्टिव सेशन। थैंक यू यूपीएससी टाइम इंडिया। और आप लोग मुझे सोशल मीडियाज़ पे भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लगी तो। ये लोग शायद हैंडल, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स डाल दें डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू वेरी मच, इट वॉज अ प्लेजर talking to you all the best, and hope to see you in Labasna. Thank you.